Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, I am going to teach you class 9th computer science book. So it's our fourth lecture from your book chapter number 2 computer components. Students, as you know, in our previous lecture we discussed about organization of computer. So today our lecture is about components of CPU. जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा था कि सीपीयू को दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में हमने डिवाइड किया था। और दो पार्ट्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेकंड वन कंट्रोल यूनिट। तो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके सामने है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का वो पार्ट है जो कंप्यूटर में तमाम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए किसी भी तरह का कोई भी डाटा जो कंप्यूटर में इंटर कर रहे हो, वो या तो आपका अर्थमेटिक टाइप का होगा या आपका लॉजिकल टाइप का होगा। अगर आपने उस इनपुट डाटा पे कोई अर्थमेटिक टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई लॉजिकल टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सीपीयू का वो पार्ट जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा यूज़र के एंटर डाटा के ऊपर, जो आपने इनपुट डिवाइस से एंटर किया होगा, उसको हम ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली कौन से होते हैं। हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और मॉडुलस होता है। स्टूडेंट्स, नंबर्स को ऐड करने के लिए एडिशन यूज़ होता है। रेगुलर लाइफ में आप बहुत सारे नंबर्स को ऐड करते हो। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। डिवीजन दो नंबर को आपस में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। स्टूडेंट, मॉडुलस, मॉडुलस का दूसरा नाम होता है रिमाइंडर। ये मॉडुलस जो है वो डिवीजन की तरह ही काम करता है, लेकिन जब दो नंबर्स को हम डिवाइड करें और वो दो नंबर पूरे पूरे डिवाइड ना हो रहे हों, तो कुछ वैल्यूज़ आपके पास बाकी बच जाएं, रिमाइंडर आ जाए, तो वो चीज़ आपकी मॉडुलस होती है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जब हमने फर्स्ट इसको डिस्कस कर लिया कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास जो ALU है वो अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप दोनों के ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इक्वल टू, सेकेंड वन लेस देन एंड थर्ड वन ग्रेटर देन। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, इसको इक्वल टू कंडीशन भी बोलते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसको इक्वल टू भी बोलते हैं, लेस देन कंडीशन भी कह सकते हैं और इसको लेस देन भी कहते हैं, ग्रेटर देन भी कहते हैं और ग्रेटर देन कंडीशन भी आप इसको कह सकते हैं। अब इक्वल टू का साइन आप जैसे जनरल मैथ में यूज़ करते हो वैसे ही आपकी इस बुक में है, लेकिन जब इंशाल्लाह आप नेक्स्ट क्लासेस में होंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेशन इक्वल टू है वो डबल इक्वल टू साइन से डोनेट होगा। इधर आप सिंगल इक्वल टू के साइन से इसको डोनेट करोगे। देन स्टूडेंट्स, लेस देन, ये जिधर मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये आपके पास लेस देन का सिंबल है। या आपने पॉइंट्स ये रिमेंबर रखने हैं, आपसे MCQs में एग्जामिनर पूछ सकता है कि विच वन इज़ द इक्वल टू ऑपरेटर या विच वन इज़ द इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर। तो आपको अगर इसका साइन याद होगा तो आप इसको उधर करेक्ट टिक कर सकेंगे। ये आपके पास लेस देन है, ये आपके पास ग्रेटर देन ऑपरेटर है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वन है इक्वल टू कंडीशन। इक्वल टू कंडीशन बेसिकली दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल मैंने ली हुई है, दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास A और B। अब A को मैंने वैल्यू असाइन की हुई है 5 और B को वैल्यू असाइन की हुई है 6। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये दो मेरे पास जो वेरिएबल हैं
ए और बी क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सप्रेशन बनाऊँगा, एक स्टेटमेंट बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा ए इज़ इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि ए की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा, बी की प्लेस पे मैं 6 पुट कर दूंगा। तो आप देखेंगे, आप इसको रीड करेंगे 5 इज़ इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है 5 इज़ इक्वल टू 6, जो कि बिल्कुल फॉल्स है, ठीक नहीं है। अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स को इक्वल रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप ए को भी 5 रखेंगे और बी को भी क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। देन आप स्टेटमेंट में इस एक्सप्रेशन में अपने वैल्यूज़ को पुट करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रू आएंगे। जैसे कि मैं रिपीट कर देता हूँ, 5 इज़ इक्वल टू 5 इज, अब आपके पास जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो 5 इज़ इक्वल टू 5 है, तो जो कि ट्रू है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो है लेस देन। स्टूडेंट्स लॉजिकल ऑपरेशन जब एग्जीक्यूशन हो रही हो, जब किसी वेरिएबल के ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई हम कर रहे हो, तो तब हम उस ऑपरेटर को ऑपरेशन बोलेंगे, तब हम उस ऑपरेटर को ऑपरेशन बोलेंगे। पहले वो आपके पास एक सिंपल ऑपरेटर ही होगा। अब देखिएगा हम ये जो लेस देन है, दो नंबर्स में से लेस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। तो वही एग्जांपल, दो वेरिएबल आपके पास हैं, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे, a लेस देन b। अब a 5 एंड b 6, जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कुछ यूँ होगा, 5 लेस देन 6। तो आपके पास ये साउंड 5 लेस देन 6 बिल्कुल ट्रू है, यानी कि जो नंबर 5 है वो लेस होता है नंबर 6 से, तो ये आपके पास रिजल्ट इसके क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड और लास्ट जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो हमारे पास है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को इस सिंबल से शो करते हैं। अब स्टूडेंट वही एग्जांपल, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अब हम इस एक्सप्रेशन में इस रिजल्ट को पुट करेंगे जो हमारे पास इस वेरिएबल के वेरिएबल को हमने वैल्यूज अलॉट किए हैं, a 5 एंड b 6। जो साउंड प्रोड्यूस होगा इस एक्सप्रेशन के थ्रू, 5 ग्रेटर देन 6, 5 ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है 5 ग्रेटर देन 6। अब 5 कभी भी 6 से ग्रेटर देन नहीं होता, तो आप क्या लिख देंगे, इधर फॉल्स लिख देंगे। अगर आपने इस चीज़ को ट्रू करना है तो आपको इनकी वैल्यूज़ को इंटरचेंज करना पड़ेगा, a को b की वैल्यू देना पड़ेगी और b को a की वैल्यू देना पड़ेगी। तो आपके पास रिजल्ट्स कुछ यूँ आएंगे, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स अब आप इस एक्सप्रेशन में a ग्रेटर देन b में इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास 6 ग्रेटर देन 5 आपके पास साउंड प्रोड्यूस होगा, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो आपके पास इस तरह से आप ग्रेटर देन की कंडीशन को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज़ पे अप्लाई नहीं होते, आप इसको किसी स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी एंटिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करने के लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रो दिया, थोड़ा डिटेल से भी बताया, लेकिन इस स्लाइड में भी ये चीज़ ऐड की हुई है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपको पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, फर्स्ट वन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड सेकंड वन कंट्रोल यूनिट। स्टूडेंट्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल टाइप के ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में वो सारे का सारे ALU परफॉर्म कर रहा होता है। अब कंप्यूटर को हम CPU को हम अपना ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। वो सारे का सारा कंट्रोल यूनिट की वजह से उसको
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन मैनेज कर रहा होता है, इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, उन सब का जो कंट्रोलर होता है, उन सब का जो हैंडलर होता है, उन सब का स्टूडेंट्स जो मैनेजर होता है, वो आपका कंट्रोल यूनिट होता है। तो CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। अब एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी एग्जीक्यूशन होती है वो दूसरे कंपोनेंट्स परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल यूनिट किसी तरह की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म नहीं करता, ये सिर्फ उन कंपोनेंट से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस में कॉपरेट कर रहा होता है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, डेफिनेटली जब डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन देनी है तो आप इंस्ट्रक्शन जब देते हो तो वो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो डेफिनेटली जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है। जैसे वो ALU के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, मेन मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, और जो दूसरे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका पूरा कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे मुश्तमिल होता है, और सर्किट सिग्नल जनरेट करते हैं, क्लॉक पल्सेस जनरेट करते हैं, डिजिटल फॉर्म में सिग्नल जनरेट करते हैं। अब ये तमाम कंपोनेंट्स को इस तरह से पल्सेस, क्लॉक सिग्नल्स, क्लॉक पल्सेस जनरेट करता है, जो क्या करते हैं, जो इंश्योर कर रहे होते हैं, जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है। अगर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम है तो कंट्रोल यूनिट से मेमोरी को इंस्ट्रक्शन जाएंगी, देन वो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जी स्टूडेंट्स, ये वही चीज़ें कि कंट्रोल यूनिट किसी तरह की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता, रैदर के दूसरे कंपोनेंट्स को, दूसरे पार्ट्स को ऐसा करने के लिए वो कह रहा होता है या इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। जी स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल यूनिट को कम्युनिकेट भी करना होता है डिफरेंट पार्ट्स के साथ, लाइक ALU के साथ वो कम्युनिकेट करता है, मेमोरी के साथ और अदर पार्ट्स के साथ, आप कह सकते हैं हार्ड ड्राइव के साथ। इवन जितने भी फंक्शनैलिटी है, जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, सब के साथ जो कॉपरेट कर रहा होता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंट्रोल यूनिट ही होता है। जी स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, आपके पास जो कंट्रोल यूनिट होता है वो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड को भी कंट्रोल कर रहा होता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द रिस्पॉन्ड करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।